गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस कोर्स को कवर कर रहे हैं। पीजीबीपी इनकम्स की हम बात कर रहे हैं। पीजीबीपी इनकम्स के अंदर टोटल हमने 11 पॉइंट्स को कवर कर लिया था कि कौन कौन सी इनकम आपके पीजीबीपी हेड के अंदर जाती है, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में कवर होती है। आज हम लास्ट पॉइंट बात करने वाले सेक्शन 28 यानी कि चार्जिंग सेक्शन कि कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी में जाती है, वो सेक्शन बताता है सेक्शन 28। उसके अंदर लास्ट पॉइंट है, वो पॉइंट है इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। और सर ये स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन क्या होता है, उसको आज हम डिटेल में इस चैप्टर्स में यानी इस क्लास में हम कवर करने वाला है। देखो सर बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। जब भी अगर आप किसी की भी, चाहे आप ITR 1 फाइल करोगे, आप ITR 2 फाइल करोगे, या फिर किसी का बिजनेस इनकम फाइल करोगे, कोई भी पर्सन अगर शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है सर, शेयर मार्केट में अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, शेयर मार्केट में अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है, तो ये वाला लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर अगर आप सोच रहे होंगे कि सर मुझे तो अभी शेयर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो क्या मैं पीजीबीपी हेड्स को अच्छी तरह से कवर कर पाऊंगा? आंसर इज यस। हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं कि सर अगर आपको शेयर का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आप शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, तो हम इस क्लास के अंदर देखेंगे कि शेयर मार्केट के अंदर किस किस तरह से इनकम होती है, क्या क्या होता है, वो सब कुछ आज हम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने देखा था इनकम के 5 हेड्स होते हैं। क्लियर है? सबसे पहला जो हमारा हेड्स होता है वो होता है सर सैलरी हेड्स। दूसरा जो हेड्स होता है वो होता है सर हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा होता है सर पीजीबीपी एंड चौथा होता है सर कैपिटल गेन। ये हमने प्रीवियस में देखा था। और पांचवा हेड्स होता है उसको बोलते हैं सर अदर सोर्सेस। क्लियर है? जो 5 हेड्स 4 हेड्स में नहीं जाती है वो इनकम आपके कहां जाती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पीजीबीपी का ही एक सब पार्ट है, पीजीबी का भी सब पार्ट है स्पेकुलेटिव बिजनेस। पीजीबीपी का ही पार्ट है स्पेकुलेटिव बिजनेस या स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन जिसको हम बोल सकते हैं। कैपिटल गेन भी दो तरीके से होता है, एक होता है सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हम देखेंगे सर कैपिटल गेन के हेड में कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। हम बात कर रहे हैं पीजीबीपी, तो पीजीबीपी में हम यहां पर कवर करने वाले हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस, जो कि पीजीबीपी का ही एक पार्ट है। किसका पार्ट है सर? पीजीबी का पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा सेपरेट है पीजीबीपी के अदर बिजनेसेस से। एग्जांपल के साथ में समझते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने क्या किया सर, उसके दो बिजनेस है। एक बिजनेस है फॉर एग्जांपल मेडिकल का बिजनेस है, दूसरा उसका कोई एक और स्टोर का बिजनेस है, फॉर कोई भी एक दूसरा बिजनेस है जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग करता है। इन दो बिजनेसों से जो भी इनकम आएगी, ये इनकम नॉर्मली हम कवर कर रहे हैं जैसे कि पीजीबीपी में ये इनकम। इसके साथ में आपका ऐड होगा स्पेकुलेटिव बिजनेस। इसके साथ में आपका ऐड होगा स्पेकुलेटिव बिजनेस। यहां से अगर आपकी जो भी इनकम आएगी वो इनकम ऐड करके आपकी फाइनल पीजीबीपी से कितनी इनकम आती है वो आपकी यहां पर डिसाइड होगी। दैट्स कॉल्ड पीजीबीपी के अंदर स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन या स्पेकुलेटिव बिजनेस एक सेपरेट पार्ट होता है, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज द पार्ट ऑफ पीजीबीपी। ये भी सर पार्ट आपका किसका है? पीजीबीपी का है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है क्या। ये एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये बात करती है सर स्टॉक मार्केट की। किसकी बात करते हैं सर? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? एक होता है सर आपका शेयर्स और दूसरा होता है सर आपकी कमोडिटी। क्लियर है? बिल्कुल अगर आपको शेयर का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल आप चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ हम यहां पर कवर करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट से अगर आपकी कोई भी इनकम होती है उसको हम स्पेकुलेटिव बिजनेस कहते हैं, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कहते हैं शेयर मार्केट के इनकम को। शेयर मार्केट के जो भी ट्रांजैक्शन कहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, स्पेकुलेटिव बिजनेस। उसको हम कवर करते हैं कि आखिर में शेयर मार्केट की इनकम होती कैसे, शेयर मार्केट की जो इनकम होती है ना वो कैसे होती है। शेयर क्या होते हैं ये हमने अकाउंट्स के अंदर, कंपनी अकाउंट्स के अंदर हमने समझा था
कि कंपनी क्या करती है, अपना जितना भी कैपिटल्स होती है उस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है, जिसको हम हिंदी में बोले तो अंश, शेयर बोलते हैं, किसी का छोटा सा पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में ये एक इतना बड़ा बिस्किट का पैकेट है, उसके अंदर टोटल 10 बिस्किट्स हैं, तो ये एक बिस्किट है तो ये 1/10 शेयर है, ये एक बिस्किट है तो ये 1/10 शेयर है, ये एक बिस्किट है ये 1/10 शेयर है। अगर किसी को सर बिस्किट परचेज करना है तो सर आप ये 3 बिस्किट परचेज करना है तो या 3/10। अगर कोई परचेज करना चाहता है कि सर मैं तो 4 परचेज करना चाहता हूं तो वो परचेज कर सकता है सर 4/10। यानी कि सर 4 शेयर उसने परचेज किए, 2 शेयर परचेज किए, 1 शेयर परचेज किए। एक शेयर की एक नॉर्मल प्राइस होती है, फॉर एग्जांपल ये 500 शेयर्स का है, आपने 4 शेयर परचेज किए तो आपको 2000 रुपीज आपको पे करना होता है। अब ये कैसे पे करने हैं, कहां पे पे करने हैं, क्या होता है वो हम कवर करते हैं, लेकिन अभी आपने ये समझा कि एक्चुअल में शेयर क्या होते हैं। तो यहां पर हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं सर इक्विटी शेयर्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं ना, वो प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं ना सर, ये इस तरह से मार्केट में इशू नहीं किए जा सकते, वो एक प्रेफरेंस तरीके से देखे जाते हैं। लेकिन यहां पर हम जो बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स की। क्लियर हो गया? चलिए सर, जब भी आपको शेयर में ट्रेडिंग करनी है या फिर अगर आपको कोई भी शेयर परचेस करना है, चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पज से या फिर ट्रेडिंग पर्पज से, तो आपको सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। डीमेट अकाउंट इसी तरह से एक अकाउंट होता है जिस तरह से आपका बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट्स के अंदर आप क्या करते हैं सर, पैसा जमा करते हैं जो कि सेविंग अकाउंट्स में सेव रहता है। जब भी आपको चाहते हैं सब मुझे निकालना है, आप वहां से विड्रॉल कर सकते हैं। जब आप चाहते हैं कि मेरे पास में एक्स्ट्रा है मैं जमा करा दूं, आप इसे जमा करा सकते हैं। वहां से आपको क्या मिलता है सर, वहां से आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस में आपके डेली रूटीन में कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं, आप बाइंग परचेज करते हैं, अपने पार्टी को पेमेंट करते हैं, पेमेंट रिसीव करते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो आप बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ओपन कराते हैं। उसमें भी अल्टीमेटली सर आपका पैसा जमा रहता है, आप पैसा देते हैं, पैसा आता है जाता है, ये सब कुछ आपके वहां पे होता रहता है। अगर आपको इसी तरह से शेयर को परचेज करना है, शेयर को सेल करना है, उसके लिए आपका एक अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट, जिसके अंदर आप शेयर को होल्ड कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि जब आप कोई भी शेयर परचेज करते थे ना, तो आपको कंपनियां सर्टिफिकेट देती थी कि आपके कितने शेयर है, लो सर आपके इतने, ये सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट से आपका ये डिसाइड होता था कि आपने शेयर परचेज किए हुए। लेकिन अब क्या हो गया, सबका डिजिटल में हो गया है, इसलिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता। आपने शेयर परचेज किए हुए हैं, आपके डीमेट अकाउंट्स में आ जाता है, तो आपके डीमेट अकाउंट से आपको पता चलता है कि मेरे पास में कितने शेयर्स पड़े हुए हैं। अगर आप सेल भी करोगे तो भी आपके डीमेट अकाउंट से आपके डेबिट हो जाएंगे, तो वहां से आपके हट जाएंगे, ताकि आपके डीमेट अकाउंट से पता चलेगा कि मैंने कितने शेयर परचेज किए, कितने शेयर किए। अब कौन कौन से शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में जाएंगे, कौन से शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में नहीं जाएंगे, वो हम देखेंगे। अब सर डीमेट अकाउंट ओपन कहां पे किया जा सकता है? डीमेट अकाउंट्स ओपन नॉर्मली किसी भी ब्रोकर के पास में किया जा सकता है। अल्टीमेटली इंडिया के अंदर बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं। अब सर ये जो ब्रोकर्स होते हैं ना, ये ब्रोकर्स नॉर्मली उन्होंने किसी से एजेंसी ले रखी है। किससे एजेंसी ले सकी है? यहां पर अगर हम बात करें तो एनएसडीएल और सीडीएसएल सॉरी, ये जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं सर, ये नॉर्मली अपने जो डीमेट अकाउंट जो होता है ये इन्हीं के अंडर में होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप गए सर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर और आपने बोला कि सर मुझे डीमेट अकाउंट कराना है, तो ये क्या करते हैं सर, ये उनकी एक एजेंसी लेके रखते हैं। चाहे वो एजेंसी एनएसडीएल की होगी या फिर सीडीएसएल की होगी, किसी की भी होगी, वो वहां की एजेंसी होती है। इंडिया के अंदर दो ही ये इस तरह की अकाउंट्स होते हैं जहां पर आपका डीमेट अकाउंट होता है। आईसीआईसीआई बैंक ने अगर एनएसडीएल की अगर एजेंसी ले रखी होगी तो आपका अकाउंट्स कहां पे होगा? एनएसडीएल में होगा। अगर आईसीआईसीआई बैंक ने सीडीएसएल की ले रखी होती तो उसका अकाउंट्स कहां पे होगा? सीडीएस में होगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो आईसीआईसीआई बैंक क्या करती है, आपका डीमेट अकाउंट ओपन कराती है। अब नॉर्मली सर आज की तारीख में जो डीमेट अकाउंट होता है ना, ये फ्री में ओपन होता है। डीमेट अकाउंट जो होता है फ्री में, कंपनी बैंक बोलती है सर आप आओ, हम आपका अकाउंट्स फ्री में ओपन कर देंगे। लेकिन एनएसडीएल इनसे फॉर एग्जांपल 200 रुपीज या 100 रुपीज जो भी उनके चार्ज होते हैं वो पर डीमेट अकाउंट से चार्ज करती है। कौन चार्ज करती है? एनएसडीएल। किससे? आईसीआईसीआई बैंक से, क्योंकि उन्होंने उनसे एजेंसी ले रखी। लेकिन ये सर फ्री में करते हैं। ये फ्री में क्यों करते हैं? ये फ्री में इसलिए करते हैं कि अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराओगे आईसीआईसीआई बैंक से, तो सर आप इसके बाद क्या करोगे? शेयर में ट्रांजैक्शन करोगे। शेयर में ट्रांजैक्शन करोगे तो उनको क्या मिलेगा सर? ब्रोकरेज मिलेगा। ये ब्रोकरेज किसकी इनकम होगी? आईसीआईसीआई बैंक की ब्रोकरेज इनकम होगी।
तो इसके लिए ये क्या करते हैं कि अल्टीमेटली आपको फंसाने का काम है। फंसाने का काम तो क्या बोल सकते हैं कि अगर आप डीमेट अकाउंट्स ओपन कराते हैं तो वो आपके फ्री में डीमेट अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं, लेकिन जब भी आप बाद में फिर इसके अंदर डीमेट अकाउंट्स के अंदर आप जब ट्रांजेक्शन करोगे तो ट्रांजेक्शन के हिसाब से जो आईसीआईसीआई बैंक है, जो कंपनीज है, वो क्या करती है, आपसे ब्रोकरेज लेती है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो आपको अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो यहां पर क्या होगा सर, आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना होगा। सर मैं आपको यहां पर कोई शेयर मार्केट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है उसको मैं पढ़ा रहा हूं। तो इसके पढ़ाने के लिए मुझे ये वाला नॉलेज आपको देना जरूरी है, क्योंकि आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि शेयर मार्केट क्या होता है। जिसको शेयर मार्केट का नॉलेज है वो तो अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन जिसको नहीं है उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, अब हमने किया, हमने डीमेट अकाउंट ओपन करवा लिया। क्या करवा लिया सर? हमने डीमेट अकाउंट्स ओपन करवा लिया। डीमेट अकाउंट ओपन हो गया सर हमारा। फर्स्ट डे सुबह हमने आराम से पूजा वूजा की, भगवान की आराधना की, और हमने सोचा कि सर आज से हम शेयर मार्केट में डीलिंग करेंगे। हे भगवान, मेरा हमेशा प्रॉफिट होता रहे, मैं कभी लॉस में नहीं जाऊं, और मुझे इतना देना कि जितनी मुझे जरूरत है। ऐसा करके हमने भगवान को अगरबत्ती लगा के पूजा करके हनुमान चालीसा गा के हमने इसकी शुरुआत की। मार्केट कब से स्टार्ट होता है सर? शेयर मार्केट का जो मार्केट होता है ये 9:15 से स्टार्ट होता है और 3:30 PM तक ये क्लोज हो जाता है। क्या होता है सर? 9:15 AM से ये मार्केट स्टार्ट होता है और 3:30 PM तक ये क्या हो जाता है सर? क्लोज हो जाता है। फर्स्ट डे क्या हुआ सर? हमने फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड कंपनी के 500 शेयर परचेस किए। फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर परचेस। जब भी आप कोई शेयर परचेस करते हैं उसको बोलते हैं +100 एट द रेट ऑफ 500। आपने ए लिमिटेड के +100 शेयर परचेस किए एट द रेट 500। सर पूरे दिन आपने उसके बारे में सोचा, उसमें देखा कि उसके शेयर हमने 100, थोड़ी देर बाद आपको पता चला कि सर उसका रेट 520 रुपये हो चुका है। थोड़ी देर बाद आपको पता चला कि सर उसका शेयर कितना हो गया है? 520 रुपये हो गया। तो आपने क्या कर दिए सर? ए लिमिटेड के जो शेयर्स थे ये आपने सेल्स कर दिए एट द रेट ऑफ 520। तो आपको यहां पर कितना प्रॉफिट हुआ? 20 इंटू 100, यानी कि अल्टीमेटली सर 2000 रुपीज का आपको यहां पर प्रॉफिट हुआ। अब इस 2000 में क्या जाता है सर? 2000 में कंपनी जिसने अकाउंट ओपन कराया वो आपसे ब्रोकरेज चार्ज करेगा, और साथ में एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। क्या लगता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये गवर्नमेंट का होता है, इसका इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। जब भी आप शेयर में इस तरह से ट्रांजैक्शन करोगे, गवर्नमेंट आपसे एक एसटीटी टैक्स लेगी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि एक बहुत ही मिनिमम होता है। लेकिन जब ह्यूज ट्रांजैक्शन होता है ना, तो वो बहुत ही अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसको निकालने के बाद हम ये मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल 960 रुपीज आपका क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ये सब कुछ निकालने के बाद में आपका कितना प्रॉफिट हुआ सर? 960। तो आपने क्या किया? आपने किया कि सर सुबह मॉर्निंग में तो सर आपने परचेज किया और 3:30 PM के पहले पहले आपने उसको सेल्स कर दिया। मॉर्निंग में 9:15 तक आपने परचेज किया और 3:30 PM के पहले पहले आपने क्या कर दिया? विद इन डे उसको आपने सेल्स कर दिया। उसको बोलते इंट्राडे पर ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्राडे ट्रांजैक्शन। और ये जो इंट्राडे ट्रांजैक्शन होता है इसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव बिजनेस। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन या फिर स्पेक्युलेटिव बिजनेस, आप जो भी बोलना चाहें आप उसको बोल सकते हो। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन, स्पेक्युलेटिव बिजनेस। अब ये जो भी प्रॉफिट है 960 रुपीज का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आपका जाएगा पीजीबीपी हेड के अंदर, और वो भी आपके स्पेक्युलेटिव बिजनेस के अंदर, यानी कि ये सेपरेट एक बिजनेस माना जाएगा। जो कि हमने अभी ऊपर देखा था, थोड़ी टाइम पहले देखा था कि अदर बिजनेसेस अलग होते हैं, स्पेक्युलेटिव बिजनेस जो होता है वो सेपरेट होता है। अब इसको सर उन्होंने सेपरेट क्यों किया? थोड़ा सा मैं आपको यहां पर ये भी क्लियर कर दूं कि ये सेपरेट क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्पेक्युलेटिव बिजनेस, आपको ये अभी पता चल गया, थोड़ा सा और भी आगे हम और भी डिटेल में देख रहे हैं, लेकिन इतना आपको पता चला कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस क्या होता है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस जो होता है ना, ये होता है सर अगर आप इंट्राडे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट परचेज कर सेल करते हो, इंट्राडे ट्रांजैक्शन करते हो, इंट्राडे ट्रांजैक्शन करते हो स्पेक्युलेटिव बिजनेस, अगर उसमें अगर आपको कोई लॉस हो गया, क्या हो गया सर? इसमें अगर आपको कोई लॉस हो गया तो वो लॉस आप किसी भी अदर
बिजनेस अगर आपका कोई भी है उसके सामने आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इसको सेपरेट रखा हुआ है। स्पेकुलेटिव बिजनेस को सेपरेट गवर्नमेंट ने इसलिए रखा हुआ है कि आप स्पेकुलेटिव बिजनेस को किसी स्पेकुलेटिव बिजनेस के सामने ही सेट ऑफ कर सकते हो। अगर आपके किसी एक स्पेकुलेटिव बिजनेस, एक शेयर मार्केट आपने परचेस किया, उसमें अगर आपको लॉस हो गया, कोई दूसरी कंपनी के आपने शेयर्स परचेस किए, उससे अगर आपको प्रॉफिट हो गया, तो इसके सामने आप सेटअप कर सकते हो। आपकी नेट इनकम स्पेकुलेटिव बिजनेस से आपकी कितनी आ रही है वो आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके शेयर मार्केट से अगर आपको लॉस हो रहा है और आप चाहते हैं कि सर मैं मेडिकल का जो मेरा प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट के सामने उसको सेट अप करके एक नेट इनकम निकालो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी के लिए इसको बोला स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो अभी आपको थोड़ा सा ये समझ में आ गया कि सर स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है। अगर आप कोई भी इंट्राडे ट्रांजैक्शन करते हो, क्या करते हो सर, इंट्राडे ट्रांजैक्शन करते हो। इंट्राडे ट्रांजैक्शन करने पर आपका जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होता है, उस लॉस को या प्रॉफिट को हम बोलते हैं स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, स्पेकुलेटिव बिजनेस। अब सर आपके यहां पे आपने जो भी डीमेट अकाउंट ओपन किया हुआ है, इस डीमेट अकाउंट्स में कौन सा शेयर्स जाएगा? ये जो डीमेट अकाउंट्स आपने अभी ओपन किया है, इस डीमेट अकाउंट में कौन सा शेयर जाएगा? तो यहां पर कोई भी शेयर्स अभी आपके डीमेट अकाउंट्स में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सर होता क्या है कि 9:15 सुबह 9:15 से लेकर 3:30 PM के बीच में अगर आप कुछ भी बाइंग सेलिंग करते हो, उसका वो सेट ऑफ हो जाता है। जैसे आपने क्या किया, 100 आपने प्लस किए, 100 माइनस किए, यानी कि प्लस का मतलब होता है परचेज और माइनस का मतलब होता है सेल्स। आपने 100 शेयर परचेज किए, 100 सेल्स किए, तो नेट ऑफ क्या हो गया आपका? 0। तो कोई भी आपके डीमेट अकाउंट्स में नहीं जाएगा। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलिए सर, ये तो सर हमारा फर्स्ट डे कंप्लीट हो गया। फर्स्ट डे में सर हमने कितना प्रॉफिट कमाया? फर्स्ट डे में हमने कमाया सर 1960 रुपया। ये हमारी स्पेकुलेटिव पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी, क्योंकि स्पेकुलेटिव इज द पार्ट ऑफ द पीजीबीपी। क्लियर हो गया? चलिए सर, अब बात करते हैं सेकंड डे। सेकंड डे को क्या हुआ सर? हमारे डीमेट अकाउंट्स में अभी 0 शेयर्स। हमारे डीमेट अकाउंट्स में क्या है सर? 0 शेयर्स। आपने देखा कि एक शेयर है, उसकी शेयर की जो रेट है ना, ये है सर 590। ए लिमिटेड का शेयर है, उसकी रेट है 590। आपने क्या कर दिया, 590 रुपीज का जो शेयर है, ये 100 शेयर एट द रेट ऑफ 590 आपने क्या कर दिया? सेल्स कर दिया। अब सर आप सोच रहे होंगे कि सर मेरे डीमेट अकाउंट्स में तो कोई भी शेयर नहीं है, और आप परचेज किए बिना आप शेयर को कैसे सेल्स करते हो? कर सकते हो क्या? आंसर इज यस, आप सेल कर सकते हो। लेकिन आपको 3:30 PM के पहले पहले आपको वो शेयर परचेस करने पड़ेंगे। 3:30 PM के पहले आपको परचेस करने पड़ेंगे। तो आपने क्या किया सर? थोड़ी देर बाद देखा कि सर ये जो शेयर है ना, उसकी वैल्यू 550 हो गई है। तो आपने क्या किया? 550 रुपए में आपने ये शेयर्स परचेस कर लिया। विद इन अ डे आपने क्या कर दिया? 550 रुपीज का जो शेयर्स है वो आपने क्या कर लिया सर? परचेस कर लिया। अब आपको कितना प्रॉफिट हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ सर 40 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 4,000। अब 4,000 रुपीज सर आपका प्रॉफिट हुआ, उसमें से आपका एसटीटी और आपका जो ब्रोकरेज है वो ब्रोकरेज आपका माइनस हुआ। फॉर एग्जांपल 3,920 रुपीज आपका प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट कौन सा माना जाएगा? स्पेकुलेटिव बिजनेस अंडर पीजीबीपी। स्पेकुलेटिव अंडर पीजीबीपी, ये आपका पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन है, स्पेकुलेटिव बिजनेस मानी जाएगी। आई होप्स कि आपको क्लियर है। ये भी सर आपके डीमेट अकाउंट में नहीं जाएगा। ये भी आपके डीमेट अकाउंट्स में नहीं जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया? पहले परचेस किया, फिर माइनस किया, फिर परचेस किया। इससे आपका पूरे दिन का जो सेट ऑफ था वो सेट ऑफ हो चुका। क्लियर हो गया? चलिए सर, अब बात करते हैं थर्ड डे की। तीसरा दिन आया, फिर से हमने भगवान की पूजा की, मुहूर्त वूरत निकाल के आराम से 9:15 पर हम बैठ गए। हमने देखा कि ए लिमिटेड का शेयर है, हमने सर 100 शेयर्स परचेस किए 550 रुपीज। हमने देखा कि आज तो इसके शेयर्स बढ़ेंगे, 550 रुपए में सर हमने क्या किया? वो शेयर्स परचेस कर लिए। अब सर पूरे दिन तक हम देखते रहे 3:30 बज गए, लेकिन तब तक इसका कोई भी भाव या तो बढ़ा नहीं, या फिर बढ़ा तो 10 रुपए 20 रुपए बढ़ा, लेकिन हमने उसको सेल नहीं किया। हमने सोचा कि और भाव बढ़ेगा, तो हमने उसको क्या? उसको होल्ड कर दिया। अब होल्ड कर दिया तो क्या आपने थर्ड डे पर क्या आपने उसको सेल्स किया? आंसर इज नो।
तो अब ये जो शेयर्स है ये 330 तक अगर आपने जितना भी होल्ड किया हुआ है, 330 तक आपने सेल परचेस किया था लेकिन सेल नहीं किया, ये अब आपका जाएगा डीमेट अकाउंट में। ये जो शेयर्स जाएगा, ये शेयर्स जाएगा आपके डीमेट अकाउंट्स में। अब ये शेयर्स आप परचेस करोगे नेक्स्ट डे या फिर बाद में फ्यूचर में जब भी आप परचेस करोगे, उसको बोलते हैं इंटरडे ट्रांजैक्शन। कौन सा बोलते हैं? इंटरडे। एक होता है इंट्राडे, ये होता है इंटरडे। इंटरडे का मतलब होता है आज शेयर आपने परचेस किया, उसको आप कल सेल्स करोगे। आई होप्स कि आपको यहां तक क्लियर हो रहा है। आज शेयर आपने परचेस किया, उसको आप कल या फ्यूचर में कभी भी सेल्स करोगे, उसको बोलते हैं इंटरडे ट्रांजैक्शन। और इंटरडे ट्रांजैक्शन जो भी आपका होता है, यानी कि जो शेयर होते हैं वो जाते हैं सर आपके डीमेट अकाउंट्स में। अब आपका जो शेयर्स ये वाला जाएगा, ये आपके डीमेट अकाउंट से जाएगा। कहां से जाएगा? डीमेट अकाउंट से। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ डे की। फोर्थ डे फिर से सर आपने ए लिमिटेड का शेयर परचेस किया, 100 रुपीज का उसका रेट था, फॉर एग्जांपल 500 रुपीज, और आपने उसी समय उसी दिन आपने सेल्स कर दिया। ये प्लस किया था, ये माइनस किया, और 520 रुपये में आपने सेल्स कर दिया। तो 20 रुपये का आपका यहाँ प्रॉफिट हुआ, यानी कि 2000 प्रॉफिट हुआ। इसमें एसटीटी ब्रोकरेज माइनस किया, ये आपकी कौन सी इनकम। अब सर उसमें ये जो 100 रुपीज का जो शेयर आपने परचेस किया, ये कौन सा शेयर? ये वाला जो शेयर जो आपके डीमेट अकाउंट्स में पड़ा था वो शेयर है, या फिर ये वाला शेयर है? तो यहां पर सर ये वाला शेयर है जो कि आपने परचेस करके आपने सेल्स किया। विद इन डे अगर आप कुछ भी लेन देन करते हो तो वहां पर आपका सेट ऑफ होता है, वहां पर आपका सेट ऑफ होता है। तो यहां पर ये जो इनकम मानी जाएगी, ये इनकम मानी जाएगी स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन, स्पेक्युलेटिव बिजनेस, और ये जाएगी आपकी पीजीबीपी हेड के अंदर। आई होप्स कि आपको यहां तक कवर है। अब बात करते हैं फिफ्थ डे की। आप समझना, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ डे हमने सेल्स किया, फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 580, अब 30 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। अब ये वाला जो शेयर्स है, ये शेयर कौन सा है? ये वाला शेयर्स, ये वाला शेयर्स है, क्योंकि सर ये हमने प्रीवियस में परचेस किया था। ये जो शेयर्स है ना, ये हमारे पास में पड़ा था, ये शेयर्स हमने इसको सेल्स किया हुआ है। ये जो शेयर्स है ना, ये जो हमने परचेस किया था, जो कि हमारे डीमेट अकाउंट्स में था, ये हमने यहाँ पर डीमेट अकाउंट्स में लिखा था, ये वाला शेयर हमने परचेस किया, सेल्स किया। अब सर इसका जो प्रॉफिट हुआ 3,303 इंटू 1000 इज इक्वल टू 3000 रुपीज, सॉरी 3000 रुपीज माइनस ब्रोकरेज या फिर एसटीटी पेड करने के बाद फॉर एग्जांपल 2960 रुपीज का फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट क्या माना जाएगा? ये प्रॉफिट आपका क्या माना जाएगा, उसको हम कवर करते हैं। क्या ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है? आंसर इज नो, ये स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं है। स्पेकुलेटिव बिजनेस जो आप इंट्राडे करते हो, स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है? जो आप इंट्राडे करते हो। आप सर यहां पर आपके पास में ये जो शेयर्स है, ये शेयर्स के आपके पास में दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शंस ये है, क्या आप इस शेयर को एज ए स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, एज ए स्टॉक इन्वेंट्री ट्रेड कर रहे हो। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है बाइंग सेलिंग, कि हाँ हम परचेस कर रहे हैं, हम सेल्स कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। जैसे आप गुड्स के अंदर आप देखते हो, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जिसका हमारा बिजनेस है, हम परचेस करके उसको सेल्स करते हैं। शेयर को भी क्या इसी तरह से आप ट्रीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अगर आप उसको एज ए स्टॉक की तरह ट्रीट कर रहे हो, स्टॉक की तरह जैसे ट्रीट करते हो, तो ये आपका पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी। अब सर अगर आपने उसको स्टॉक की तरह ट्रीट किया और आपने सेल्स किया 2 साल बाद, 2 इयर्स के बाद अगर आपने सेल्स किया और आपने उसको क्या ट्रीट किया? वह स्टॉक के ट्रीट किया। आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, उसमें आपको दिखाना होता है कि आप अपने जो शेयर्स है, उस शेयर्स को आप क्या ट्रीट कर रहे हो, वो आपको बताना पड़ता है। तो आपने एज ए स्टॉक इसको ट्रीट किया, तो ये जो स्टॉक ट्रीट किया, उसको चाहे सेल आपने 2 साल बाद किया, 10 साल बाद किया, 15 साल बाद किया, 20 साल बाद किया, वो इनकम आपकी पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी। और पीजीबीपी इनकम नॉर्मल पीजीबीपी इनकम, किसी भी अदर बिजनेस के सामने उसको आप सेट अप कर पाते हो, किसी भी अदर बिजनेस के सामने आप उसको सेट अप कर पाते हो। अगर वो आपने एज ए इन्वेस्टमेंट लिया हुआ, नहीं सर ये हम
स्टॉक की तरह हम नहीं ले रहे हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट की तरह ले रहे हैं। हम इसको 5 महीने होल्ड करेंगे, 7 महीने होल्ड करेंगे, 1 साल होल्ड करेंगे, या भी जब भी हमको लगेगा हम उसको सेल करें। एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपने लिया हुआ है, तो इसकी इनकम फिर जाती है आपकी कैपिटल गेन में। क्लियर हो गया आपको यहां तक? इसके इनकम कहां पर जाएगी? ये इनकम जाएगी सर आपके कैपिटल गेन के हेड में। अब वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये हम समझेंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में। जब हम शेयर मार्केट की इनकम निकालेंगे कैपिटल गेन में, उस समय हम समझेंगे कि सर कैपिटल गेन की इनकम शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अगर हम बात करते हैं कि ये एज ए स्टॉक लिया, तो स्टॉक में आपका सर 2960 रुपीज का आपका प्रॉफिट होगा, जो कि आपको पीजीबीपी इनकम के अंदर शो करना होगा अगर आपने एज ए इसको स्टॉक की तरह ले रखा है। या फिर अगर उसको एज ए कैपिटल एसेट्स की तरह ले रखा है तो कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन में अगर आपके 3000 रुपीज का प्रॉफिट है, उसमें 20 रुपीज फॉर एग्जाम्पल ब्रोकर है, ब्रोकरेज है, तो ब्रोकरेज आपका माइनस होगा, आपका एसटीटी माइनस नहीं होगा। तो यहां पर आपका प्रॉफिट जो होगा ये होगा सर 2980 रुपीज। तो ब्रोकरेज सिर्फ माइनस होती है जब आप उसका कैलकुलेशन करते हैं। वो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में हम कवर करने वाला हैं। तो आई होप कि आपको यहां तक ये समझ में आ गया कि स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन या स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है। अगर उससे कोई भी प्रॉफिट आता है शेयर मार्केट में, अगर स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कर रहे हो, स्पेकुलेटिव बिजनेस है, वहां से अगर आपको जो भी प्रॉफिट आता है ना, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट्स माना जाता है। ये स्पेकुलेटिव बिजनेस जो कि बिजनेस का एक सेपरेट पार्ट होता है, ये आपकी किसी अदर बिजनेस की इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं होता है। लॉस किसी के सामने सेट ऑफ नहीं होता है, प्रॉफिट होता है तो भी स्पेशल उसका प्रॉफिट होता है। क्लियर है? जो कि इंट्राडे होता है। इंट्राडे का मतलब विद इन डे हमने परचेस किया, विद इन डे हमने सेल्स कर दिया। इंटरडे होगा, इंटरडे में आपके पास में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन से आप उसको इन्वेंट्री ले रहे हो, अगर इन्वेंट्री ले रहे हो तो वो पीजीबीपी इनकम है, और अगर आप उसको एज ए स्टॉक एज ए इन्वेस्टमेंट ले रहे हो तो वो इसकी कैपिटल गेन की इनकम है। चाहे आप उसको 1 साल बाद सेल करो, 2 साल बाद करो, या 5 साल बाद करो, या 10 साल बाद करो, जब भी करो वो कैपिटल गेन के हेड में कवर होगा। और अगर आपने एज ए इन्वेंट्री लिया है, चाहे आप उसको 10 साल बाद सेल करो, फिर भी वो ऐसे पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलिए सर, तो यहां तक हमने ये पार्ट्स हमने कवर कर दिया। अब इसको थोड़ा सा एक चार्ट बना लेते हैं और हम उसको और डिटेल में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इजीली कवर हो जाए। चलिए, यहां पर हमने देखा, यहां पर सर हमने देखा कि 2 तरीके के से पार्ट होता है उसमें। क्या सर 2 तरीके से होता है? चलिए कोई बात नहीं, इसको लेते हैं सर हम स्टॉक मार्केट। ध्यान से समझना सर, आपको इजीली समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में एक होता है सर इक्विटी और दूसरा होता है सर कमोडिटी। क्लियर है? एक होता है सर इक्विटी और दूसरा होता है सर कमोडिटी। अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी भी से 2 तरीके से होती है। इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो इक्विटी 2 तरीके से होती है। कौन कौन से 2 तरीके से? आपको आज शेयर मार्केट में बहुत सारी नॉलेज आपको यहां पे मिल जाएगा कि जिस नॉलेज की आपके आज तक नॉलेज नहीं था वो नॉलेज भी आपको यहां पे मिलेगा। एक होता है सर आपका स्पॉट, स्पॉट जो कि अभी हमने कवर किया, और एक होता है एफ एंड ओ। एक होता है स्पोर्ट और एक होता है एफ एंड ओ। स्पोर्ट में हमने यहां पर देखा, स्पोर्ट में 2 तरीके से ट्रांजैक्शन होते हैं। एक होता है सर इंट्राडे और एक होता है इंटरडे। इंट्राडे ट्रांजैक्शन स्पेकुलेटिव बिजनेस, और इंट्राडे इसमें आपके पास में ऑप्शन है कि आप एज ए स्टॉक की तरह ले रहे हो तो पीजीबीपी, और अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट ले रहे हो तो कैपिटल गेन। क्लियर हो गया? ये बात करते हैं इक्विटी के अंदर स्पॉट। एक दूसरा होता है एफ एंड ओ। एफ एंड ओ का मतलब क्या होता है सर? एफ एंड ओ का मतलब होता है सिंपल, कि आप फ्यूचर, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में जुआ बोल सकते हो। इसमें आपके पास में कोई शेयर नहीं आते। अगर आप कोई शेयर परचेस करोगे ना तो आपके पास में एज ए डिलीवरी नहीं होगी, शेयर की डिलीवरी नहीं होगी, आपके पास में शेयर नहीं आएंगे। आप इसे इसको जुआ बोल सकते हैं। जुआ का मतलब यह होता है, जुआ का मतलब यह होता है कि सेल ऑन रिस्क, बिजनेस ऑन रिस्क। आप ये सोच रहे हैं कि आज की तारीख में
अगर आप ये बोले कि सर मैं 2 महीने बाद रिलायंस के शेयर 500 रुपये में परचेस करूंगा इनटू 100 शेयर, आपने ऐसा बोला, ऐसा बोलना नहीं होता, वो सब कुछ एक सिस्टम होता है कि 500 शेयर्स, सॉरी 500 रुपये का शेयर है, 100 रुपीज में सेल करूंगा। 2 महीने बाद अगर उस सेल्स की रेट 550 रुपये हो गई तो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। अब उसमें सर आपको कोई पैसा नहीं, एक नॉर्मल एक नॉमिनल अमाउंट देते थे, 500 रुपये का शेयर है तो 50-100 रुपये आपको देने पड़ते हैं नॉर्मली। ये एक नॉमिनल प्राइस पे बिजनेस होता है, इसलिए ह्यूज ट्रांजेक्शन होता है। तो आपने क्या बोला कि मैं आने वाले 2 महीने में, यानी कि जो 2 महीने बाद मैं रिलायंस के शेयर 500 रुपये में परचेस करूंगा। अब उस समय अगर शेयर की रेट 550 है तो आपको क्या हुआ, 50 रुपए का फायदा हुआ। और अगर उस समय शेयर की वैल्यू 450 रुपया है तो आपको 50 रुपए का लॉस हुआ। अब ये फायदा हुआ तो ये आपको प्रॉफिट मिलेगा, और लॉस हुआ तो ये आपको पे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एफ एंड ओ। इसको क्या बोलते हैं, एफ एंड ओ। अगर एफ एंड ओ की कोई भी इनकम होती है, एफ एंड ओ की कोई भी इनकम होती है, वो इनकम जाती है सर आपके पीजीबीपी इनकम है। वो कहां पर जाएगी सर, आपके पीजीबीपी इनकम के अंदर। आई होप्स कि आपको यहां तक क्लियर हो रहा है। चलिए सर, अब हम बात करते हैं कमोडिटी की। कमोडिटी के बारे में भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि सर ये कमोडिटी क्या होती है। आपको पता है कमोडिटी के अंदर हम मसाले जो होते हैं, जैसे धनिया हो गया, मिर्ची हो गया, ये जो मसाले होते हैं ना, इसकी भी ट्रेडिंग होती है। एक्चुअल में वो आपके घर पर ऐसे नहीं आएगा कि आपको उसको गोडाउन में रखने की जरूरत पड़े। फॉर एग्जाम्पल आज मार्केट में मिर्ची का रेट है 250 रुपये किलो। आज मार्केट में 250 रुपये मिर्ची का रेट है। आपने किया कि सर मैं 100 किलो मिर्ची परचेज कर लेता हूं इंटू 250, तो ये कितना हो गया, 25,000 25,000 रुपीज का आपने परचेज कर लिया। अब ये परचेज किया तो क्या 100 किलो मिर्ची क्या आपके घर पे डिलीवर होगी? आंसर इज नो सर, वो डिलीवर नहीं होगी। ये एक बिजनेस है, ये कमोडिटी है, शेयर है, स्टॉक मार्केट में काम हो रहा है। ये आपके पास में आएंगे नहीं, आप ऐसे इसको होल्ड करके रख सकते हो। आप सर आपको पता चला कि मिर्ची का रेट आज 280 रुपया मार्केट में चल रहा है, आपने क्या कर दिया, सेल्स कर दिया, तो क्या प्रॉफिट हुआ सर, 30 रुपीज प्रॉफिट हुआ। क्या प्रॉफिट हुआ, 30 रुपीज। तो जहां पर आप एग्रीकल्चर कमोडिटी के ट्रांजैक्शन करते हो, एग्रीकल्चर कमोडिटी के ट्रांजैक्शन करते हो, उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस। क्या बोलते हैं सर, स्पेकुलेटिव बिजनेस। एग्रीकल्चर कमोडिटी की अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, आप परचेज सेल्स करते हो, बाइंग सेलिंग करते हो, वहां से अगर आपको कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पेकुलेटिव बिजनेस। चाहे वो इंट्राडे कर रहे हो, विद डे कर रहे हो। कमोडिटी में चाहे सर आप गोल्ड, बॉन्ड, इस तरह के अगर आपने कोई भी परचेज किए हुआ है और वो अगर आप सेल्स करते हो, तो वो इनकम आपकी पीजीबीपी इनकम मानी जाती है। अगर आप रेगुलर बेस पे परचेज सेल्स करते हो, रेगुलर बेस पे अगर आप इसको करते हो, तो वो कौन सी इनकम मानी जाती है सर, आपकी पीजीबीपी इनकम मानी जाती है। क्लियर है आपके? नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी अगर आप परचेज सेल्स करते हो तो वो क्या माना जाता है। अब सर आप ये सोच रहे हो कि सर गोल्ड अगर एक्चुअल में आपने परचेज किया और आपके पास में फिजिकल आया हुआ, ये गोल्ड है, ये फिजिकल आपके पास में आया हुआ है, और इसको अगर आप सेल्स करोगे तो ये आपकी कैपिटल गेन की इनकम आएगी। लेकिन अगर आप यहां पर गोल्ड इस तरह से परचेज कर रहे हो कि आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया हुआ है, पैसा लगाया, लेकिन आप तो गोल्ड परचेज नहीं कर रहे हो, आप कमोडिटी में खेल रहे हो। आप क्या कर रहे हो, कमोडिटी में खेल रहे हो। आपने एक फॉर एग्जांपल एक 10 तोले आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया 10 तोले का, जो भी रेट था उसके रेट के हिसाब से आपने जितना भी पैसा लगाना था आपने लगा दिया, ठीक है। बाद में उसका रेट बढ़ गया तो आपने उसको सेल्स कर दिया, तो आपको इतना पैसा प्रॉफिट हो गया। लेकिन वो गोल्ड क्या आपके पास में एक्चुअल में आया था? आंसर इज नो, वो आपके पास में नहीं आया था, आप ऐसे कमोडिटी में खेल रहे हो।
तो वो क्या होता है सर, वो होता है आपका पीजीबीपी इनकम। अगर आप करते हो तो उसको पीजीबीपी इनकम्स होता है। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस में कौन कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं? स्पेकुलेटिव बिजनेस में आते हैं, एक आपका ये जो इंट्राडे ट्रांजैक्शन है, स्पेकुलेटिव बिजनेस में क्या आता है, एक आता है सर ये इंट्राडे। इंट्राडे अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो स्पेकुलेटिव बिजनेस में आता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस जो भी इनकम होती है वो इनकम आपकी पीजीबीपी हेड के अंदर होती है। और एक कमोडिटी में अगर आप कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की अगर आप कोई कमोडिटी कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट परचेज बाइंग सेलिंग कर रहे हो, तो वो आपके स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाता है और उसकी इनकम आपके स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन के अंदर होती है। अब सर यहां पर ये क्या कहता है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। अब स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन का मतलब यहां पर क्या हो गया, एक और दो, बस। ये तो सीधी पीजीबीपी नॉर्मल, ये पीजीबीपी नॉर्मल, क्लियर है। However, such speculative business shall be deemed to be distinct and separate from other business. माने जाएंगे, हमने अभी अभी बोला है कि सर ये क्या माने जाएंगे, अदर बिजनेस से आपके सेपरेट माने जाएंगे, अदर बिजनेस के साथ में उसका कोई कनेक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे देता हूं ताकि आपको जो भी डाउट है वो और भी क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में सर 3 बिजनेस है। एक बिजनेस है जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एजुकेशन का बिजनेस है, क्लियर है, वहां से मैंने प्रॉफिट कमाया फॉर एग्जांपल पूरे साल का 5 लाख रुपया। दूसरा बिजनेस फॉर एग्जांपल मेरा ब्रोकरेज का बिजनेस है, मैं प्रॉपर्टी को परचेस करके सेल्स करता हूं, वो मेरा बिजनेस है। वहां से मैंने कमाया पूरे साल में फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपीस का। तीसरा मेरा बिजनेस है फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट का, मेरे पास में सर 12 रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट है, वहां से फॉर एग्जांपल मुझे लॉस हुआ 1 लाख रुपये का, ये मेरा लॉस हुआ 1 लाख रुपए का, मुझे फॉर एग्जांपल उस साल में 1 लाख का लॉस हुआ। और चौथा, मैं शेयर में ट्रेडिंग करता हूं, मैं क्या करता हूं, शेयर में ट्रेडिंग करता हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं, शेयर में इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं और वहां से मुझे लॉस हुआ 50,000 रुपीज का, 50,000 रुपीज का मुझे लॉस हुआ। अब मुझे नेट पीजीबीपी इनकम निकालनी है। नेट पीजीबीपी इनकम अगर मुझे निकालनी है तो 5 लाख प्लस 9 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 8 लाख। ये 8 लाख क्या है सर, आपका प्रॉफिट है। और स्पेकुलेटिव बिजनेस यहां पर आपके माइनस 50,000, ये जो है ये लॉस है ना, ये लॉस आपका सेट ऑफ नहीं होगा, लेकिन इसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। क्या करोगे सर, कैरी फॉरवर्ड। अब जो लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, ये लॉस नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल अगर आपका ट्रेडिंग के अंदर 70,000 का प्रॉफिट हुआ तो आप इस 50,000 को सेट ऑफ कर सकते हो, अगले साल आप 20,000 रुपए का टैक्स पे करोगे, 20,000 पर आप टैक्स पे करोगे। दैट्स कॉल्ड स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस के सामने सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट ही सेट ऑफ होता है, लॉस सेट ऑफ होता है, या फिर उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है ताकि नेक्स्ट ईयर कोई भी इनकम होती है उस इनकम के सामने आप सेट अप कर सकते हो। ओके, द टर्म्स स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मींस ट्रांजैक्शन इन विच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर परचेज और सेल ऑफ शेयर इज सेटल अदरवाइज देन वे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब डीमेट अकाउंट में आने से पहले ही परचेज सेल्स हो जाता है, जो कि हमने अभी अभी देखा कि डीमेट अकाउंट्स में आने से पहले ही परचेज सेल हो गए। सर मैंने आपको इतना इजी वे में, इतना अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया कि आपको शेयर मार्केट में स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, ये सब कुछ बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया। आई होप कि ये वाला लेक्चर्स तो आपको बहुत ही मजा आया होगा और आपको शेयर मार्केट में अच्छा इंटरेस्ट भी जागने लगा होगा। सर अब आगे क्या होगा, आप तो आगे बताओ कि इसके टैक्सेबल ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। इस तरह का अगर आपको इंतजार है, इस तरह का अगर आप वेट कर रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर कुछ लर्निंग कैपेसिटी है और लर्निंग की आपकी जिज्ञासा है कि आप कुछ नया सीखना चाह रहे हो। और आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिल रहा होगा और आपको वो चीजें आपको आज पता चल रही है जो आपको फ्यूचर में कभी पता नहीं थी, या फिर पास्ट में आपको कभी पता नहीं थी, और या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतना ही पीजीबीपी होता है। पीजीबीपी का मतलब होता है बिजनेस, बिजनेस के अंदर अगर आपका जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वही आपकी पीजीबीपी। लेकिन पीजीबीपी के अंदर हमने क्या क्या कवर किया है प्रीवियस में, 12 पॉइंट्स हमने कवर किए, यानी 12 पॉइंट्स की जो भी इनकम होती है ना वो आपकी पीजीबीपी इनकम मानी जाती है। सिंपल एक बिजनेस ट्रेडिंग परचेज करके जो बिजनेस आता है वही नहीं होता, बाकी कुछ भी और भी आपकी पीजीबीपी के अंदर आती है। हाउएवर डज नॉट कवर ट्रांजैक्शन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स। कमोडिटी डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज का मतलब ये इसकी बात कर रहे थे हम,
इसकी बात कर रहे थे, जो कमोडिटी ये डेरिवेटिव्स और ये डेरिवेटिव्स। क्लियर है? Also does not cover transaction by company. The principal business of its business is trading of share or banking. For such companies, the company is chargeable to tax PGBP. अगर सर बैंकिंग कंपनी की बात करें, शेयर या बैंकिंग कंपनीज की अगर हम बात करते हैं, बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग शेयर और बैंकिंग, अगर उस कंपनी की बात कर रहे हैं तो वो सीधी इनकम कहाँ पे जाएगी? पीजीबीपी। अगर उनका बिजनेस है इस तरह का तो वो सीधी कहाँ पर जाएगी? उनकी पीजीबीपी इनकम। तो ये था सर आपका स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, स्पेकुलेटिव बिजनेस, यानी कि शेयर मार्केट की इनकम किस तरह से आपके स्पेकुलेटिव पीजीबीपी हेड के अंदर आएगी, कब आपके कैपिटल गेन के अंदर आएगी। अगर कैपिटल गेन के अंदर आती है, जहां पर आपका शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, सेक्शन 112 ए के थ्रू, ट्रिपल ए के थ्रू, वो सब कुछ हम कैपिटल गेन में कवर करेंगे। आई होप कि सेक्शन 28 बेसिस ऑफ चार्ज, सेक्शन 28 आज आपका यहां पर कंप्लीट होता है और आज आपको यह पता चल गया कि कौन कौन सी इनकम आपके पीजीबीपी इनकम के अंदर आती है, पीजीबीपी हेड के अंदर आती है और किस तरह से आपकी टैक्सेबल होती है। और स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन क्या होता है? शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, वहां से अगर आपको इनकम होती है, किस तरह से इनकम आपके बिजनेस के अंदर टैक्सेबल होती है, यानी कि किस हेड के अंदर टैक्सेबल होती है। आई होप्स कि ये लेक्चर्स आपको इजीली क्लियर है, बहुत ही मजा आ रहा है आपको पढ़ने में, बहुत ही इंटरेस्ट जग रहा है आपको, आने वाले लेक्चर्स का आप बहुत इंतजार कर रहे हो। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपका आज का लेक्चर्स? जब भी आप ये लेक्चर्स देखें, एक बार व्हाट्सएप पर आप कमेंट जरूर करें कि सर हमने आपका ये व्हाट्सएप ये लेक्चर्स देख रहे हैं, हमें बहुत ही मजा आ रहा है, आगे की क्लासेस का हम इंतजार कर रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट।